हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग जो वीक अब दोस्तों आपको शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट्स का। इसमें कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको दोस्तों इस हफ्ते प्ले करते हुए नजर आएंगे। मतलब ये जो सारे इवेंट्स हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है दुनिया के अंदर, उसका इम्पैक्ट जो हमारे मार्केट्स पर आ सकता है। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक करके बिल्कुल जाइएगा। तो दोस्तों पिछला हफ्ता अगर आपने देखेंगे तो छोटा वीक था, 4 दिन का हफ्ता था, लेकिन ओवरऑल निफ्टी का जो परफॉर्मेंस था वो आप कह सकते हैं मोर और लेस सिमिलर ही था। मतलब कोई बहुत बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिला। ज़्यादातर मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो 75 पॉइंट्स आपको नीचे दिखेंगे पिछले 5 दिनों के अंदर। बट ये बात सही है कि दोस्तों मार्केट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 24,000 का लेवल जो है वो अभी रीगेन हुआ है, और उसको मार्केट ने अभी तक मेंटेन रखा है। ऐसा नहीं कि 24,000 के नीचे आपको स्लिप होता हुआ देखने को मिला। अगर हुआ भी है तो वापस से रीगेन कर लिया है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहती हुई देखने को मिली है निफ्टी के कंपैरिजन में। लगभग अगर आप देखेंगे 5 दिनों के अंदर 0.62% ऊपर दिखता है, और लास्ट एक महीने में भी बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो मोर देन 7% का अप मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है। 58,000 के लेवल पे आपको दोस्तों बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस बात को ध्यान रखिएगा, 61,764 61,764 का इसका 52 वीक हाई है या फिर ऑल टाइम हाई है। तो ये लेवल से भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा दूर नहीं दिखता है, जिस प्रकार का लगातार हमको मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों जैसे मैंने कहा पिछले हफ्ते तो हम फ्राइडे को क्लोज थे, तो नो डाउट फ्राइडे का मूव भी हमने मिस कर दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब कल हम खुलेंगे तो मंडे को आपको फ्राइडे का भी जो हमने मिस कर दिया है वो भी मूव आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं इस पूरे हफ्ते की, तो सबसे पहली बात तो कोई भी हॉलीडे नहीं है इस बार। हम पाँचों दिन दोस्तों ट्रेड करेंगे, नहीं पाँचों दिन याद रखिएगा मार्केट आपको ओपन रहता हुआ देखने को मिलेगा। कोई भी हॉलीडे, कोई भी छुट्टी जो है वो आपको इस हफ्ते देखने को नहीं मिलने वाली है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले इवेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके ऊपर मार्केट की सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, तो वो है दोस्तों यूएस और ईरान। देखिए मार्केट्स के लिए क्रिटिकल हो गया ये कि बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर इन दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिव होता है तो मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो बढ़ जाते हैं, और कुछ नेगेटिव होता है तो क्या होता है, नो डाउट मार्केट्स में आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल जाती है, और गिरावट भी अपने आप में काफ़ी बड़ी आती है। क्योंकि एक बार ध्यान रखिए, इसका जो सीधा इंपैक्ट आता है वो आता है किस पर, ऑयल पे, कच्चे तेल पे। अगर यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं चीज़ें अच्छी हो रही होती तो कच्चा तेल धड़ाम से नीचे आ जाता है, बट वैसे कुछ ख़राब होती है तो तेज़ी से आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। तो नो डाउट दोस्तों आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से भी यूएस ईरान के बीच में आपको घटना घटती हुई नजर आएगी, उसका इंपैक्ट मार्केट पर होगा। अब हुआ क्या है दोस्तों कि यहाँ पर खबर हमको आती हुई नज़र आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने ड्रोन अटैक्स जो है और मिसाइल अटैक्स जो है वो बेसिकली बहरीन और कुवैत के अंदर करे हैं इन रिस्पॉन्स टू यूएस स्ट्राइक ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक, एंड वॉर्न दैट negotiations to end the conflict could come to a complete halt if Washington continues its attack. Efforts to reopen the Strait of Hormuz without Iran direct oversight have intensified tensions in the region. In the recent days, Tehran has twice attacked vessels using a route on Omani side of the strait backed by a United Nations agency. मतलब दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ्राइडे से संडे के बीच में जो चीज़ें घटती हुई नज़र आई है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है कि दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा स्ट्राइक्स किए गए किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। अब ये स्ट्राइक्स के पीछे का रीज़न था बिकॉज ईरान ने दोस्तों अटैक किया था कुवैत के अंदर। ओवरऑल 2 बताया जा रहा है कि वेसल्स को अटैक किया गया। अब यहाँ पर अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल रहे हैं, वेसल्स को जाने की अनुमति दे रहे हैं, तो अटैक नहीं होना चाहिए। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ईरान सिंपल करता क्या है, ईरान दोस्तों अमेरिका को तो टारगेट नहीं कर सकता है, तो वो दोस्तों यहाँ पर जो बाकी के मिडिल ईस्ट देश है जैसे बहरीन और यहाँ पर कुवैत, इन दोनों के ऊपर दोस्तों हमला करता हुआ देखने को मिला है। और ये अपने आप में टेंशन जो है वो आपको फिर से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और ये कहा ईरान ने कि अगर इसी तरीके से हमारे ऊपर हमले होते रहे तो जो हम यहाँ पर आप कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ अ सीज़ फायर आपको होता हुआ देखने को मिला है। एक तरीके से जो शांति की बातचीत होती हुई नज़र आई है वो दोस्तों शांति की बात उन्होंने साफ साफ कहा है कि हॉल्ट लग जाएगा, मतलब इस पर आप कह सकते रुकावट आ जाएगी अगर हमारे ऊपर हमले होते रहे। ये आप देखिए कि इमेज आती हुई देखने को मिल रही है जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुई, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो डील है वो फिर से अब आपको अंडर प्रेशर आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब ये डील जो है वो क्या, दोनों ग्रुप्स राइट, ईरान हो गया, यूएस हो गया राइट, ये दोनों क्या मानेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। और अगर इसी तरीके से हमले करते रहेंगे तो दोस्तों अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों देशों के लिए इस डील को मानना। क्योंकि इस डील में देखा जाए तो दोस्तों ईरान के लिए भी अपने आप में कंसेशंस तो किए गए राइट। ईरान को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो उनके एसेट्स है उसको अनफ्रीज़ करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है।
नो डाउट ईरान को ज़्यादा क्षति पहुंची है, नो डाउट ईरान ने अपने आप में जो हमले किए पूरे मिडिल ईस्ट में, उसने अमेरिका को भी प्रेशर में डाला, बट स्टिल अगर ये दोनों के बीच में इसी तरीके से रोज़ अटैक होते रहे, डील के बावजूद भी अटैक्स जो है वो रुकते हुए देखने को नहीं मिले, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको आती हुई देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों फिर ये जो डील है, राइट, वो डील आपको आगे कंटिन्यू नहीं होती हुई नज़र आ पाएगी, राइट, इस डील को हॉल्ट हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसका जैसे मैंने कहा इम्पैक्ट किस पर आता है? कच्चे तेल पर। कच्चा तेल आप देखेंगे तो हुआ क्या है, अभी $71.99 पर आ चुका है ब्रेंट क्रूड। मतलब आप सोचिए, ब्रेंट क्रूड जो लगभग आपको $80 के ऊपर चलता हुआ देखने को मिलता था, बल्कि एट हाइज हमने दोस्तों इसको लगभग $120 तक जाता हुआ देखा है। आज वो दोस्तों $70 के नीचे भी जाता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो तब भी जाएगा जब दोस्तों इन दोनों के बीच में आप समझिए शांति जो है वो कायम रहेगी, स्थापित रहेगी। अगर ये हमले होने की जो खबर आती हुई देखने को मिल रही है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि कल आपको $75 तक कच्चा तेल जाता हुआ देखने को मिल जाए। ब्रेंट की बात कर रहा हूँ बिकॉज ये हमले हो रहे हैं। और WTI क्रूड तो आप देखिए ऑलरेडी 70 के नीचे स्लिप हो गया है। जितना नीचे जाता रहेगा, याद रखिए कच्चा तेल जितना नीचे रहेगा उतना मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, और जितना ऊपर रहेगा उतना नेगेटिव है। तो ये अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या ये दोनों बातचीत से संभल जाते हैं या फिर आगे हमले कायम रखते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप सोचेंगे ये क्या है? ये है दोस्तों मॉनसून। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शेयर बाज़ार के लिए मॉनसून भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बारिश किस हिसाब से होती हुई देखने को मिल रही है। और जो खबर हमको आती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि ये वीकेस्ट मॉनसून देखने को मिल रहा है। वीकेस्ट मॉनसून स्टार्ट हुआ है इन लास्ट 17 ईयर्स। पिछले 17 सालों में इतना वीकेस्ट मॉनसून नहीं देखा गया है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं रिजर्वायर्स जो है वो पास्ड हो गए, मतलब आप कह सकते हैं सूखने लग गए। क्यों? बिकॉज उस प्रकार से दोस्तों बारिश की जो उम्मीद लगाई जा रही थी, उस प्रकार से जो मॉनसून की उम्मीद लगाई जा रही थी, वो अभी तक आपको होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। और ये अपने आप में कह सकते हैं और नेगेटिव बात है, बिकॉज अगर ख़राब मॉनसून आपको आता हुआ देखने को मिलेगा तो इन्फ्लेशन जो है वो दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज फूड प्राइसेस आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। याद रखिए, अगर कम उपज होगी यानी कम चीज़ें अगर उगेगी तो उस कम आप कह सकते हैं उगने के कारण आपको डिमांड तो मैनेज करनी है, सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको राइज़ करता हुआ देखने को मिलेगा। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर ख़राब मॉनसून रहता है तो उससे भी याद रखिए महंगाई बढ़ने का बहुत दिक्कत रहता है, राइट। महंगाई बढ़ती भी नज़र आती है। इसलिए मॉनसून एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है किसके? दुनिया भर के लिए। बिकॉज अगर मॉनसून ख़राब रहेगा तो फिर दोस्तों आप समझिए कि वो एक प्रॉब्लम की बात है। इसलिए जो मॉनसून प्रोग्रेस है उसके ऊपर भी निवेशकों की नज़र बहुत ज़्यादा रहती है कि नॉर्मल मॉनसून अगर यहाँ पर रहता है, क्योंकि नॉर्मल मॉनसून एक्सपेक्टेड है टू सपोर्ट फार्म इनकम्स एंड रूरल कंजम्पशंस बेनिफिटिंग सेक्टर्स सच एज FMCG, ऑटोमोबाइल्स एंड रूरल फोकस बिजनेसेस। सो वो अगर नहीं रहेगा तो फिर अब जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम आपको नज़र आती हुई नज़र आएगी, वो हो रहा है। सो नाउ वी हैव टू सी कि मॉनसून इस हफ्ते किस तरीके से हमको आता हुआ नज़र आता है। देन दोस्तों इसके बाद आते हैं AI के ऊपर। दोस्तों AI बबल क्या क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या फटता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या बर्स्ट होता हुआ नज़र आ रहा है? बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर फ्राइडे को हमने नोटिस किया है कॉस्पाई यानी साउथ कोरिया का इंडेक्स, फिर एक इंडेक्स है दोस्तों यहाँ पर निकी जापान का, राइट। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे जो भी बेसिकली टेक स्टॉक्स, टेक नहीं मेजरली AI, डेटा सेंटर्स, इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, राइट, एप्पल के द्वारा प्राइसेस बढ़ा दी गई। सो ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों आपको एक साथ घटती हुई देखने को मिल रही है। बट वही बात है कि क्या AI बबल फटता हुआ नज़र आएगा? क्यों? बिकॉज जिस तरीके से AI ने दोस्तों वेल्थ बनाई है निवेशकों की स्पेसिफिकली इन द स्टॉक मार्केट, अब थोड़ा सा AI वाले कंपनीज भी आपको नीचे आती हुई देखने को मिल रही है। वो मार्केट जिनको बहुत फ़ायदा होता हुआ देखने को मिला, लाइक कॉस्पाई, अब देखिए 5 से 6% गिरता हुआ देखने को मिला है। वन ऑफ द वर्स्ट वीक्स इसका रहता हुआ देखने को मिला है जब से AI पूरी रैली शुरू हुई है। ये वाला हफ्ता लगभग 15-16% दोस्तों आपको इंडेक्स में फॉल आता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा नेस्डेक की अगर मैं बात करता हूँ फ्राइडे को, तो उतना नहीं गिरा। शुरुआत तो दोस्तों गिरावट के साथ ही हुई, बट आपको एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली। बट बंद अगर आप देखेंगे तो लाल में होता हुआ देखने को मिला है, रेड में होता हुआ देखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि ग्रीन में बंद हुआ है। तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आई थिंक वो अब देखने वाली चीज़ रहेगी। बट इस हफ्ते आप देखिए मोर देन 5% आपको नेस्डेक में फॉल आता हुआ देखने को मिला है। इट क्लियरली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है ये कि नो डाउट दोस्तों AI का जो पूरा थीम था वो थोड़ा सा वीक तो होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट क्या हम पूरा राइट ऑफ कर सकते हैं? आई थिंक ये आंसर अभी तक हमको नहीं मिला है, क्योंकि हुआ क्या है कि बहुत बार गिरावट आई है बट उसके बाद आपको तेज़ी से रिकवरी आती हुई देखने को मिली है। हाँ, ये हफ्ता कह सकते हैं जो गिरावट थी वो अपने आप में दोस्तों बड़ी थी, ह्यूज थी। तो इसीलिए समझने वाली बात यह है कि क्या AI को लेकर जो डिमांड है, जो AI को लेकर बातचीत हो रही थी, क्या वो थोड़ी सी अब धीमी पड़ना शुरू हो गई है, क्या स्लो होती हुई नज़र आ गई है? सो आई थिंक वो आंसर हमको इस हफ्ते मिल जाएगा जिस तरीके से ट्रेड होगा पूरा। बट हाँ, AI
अगर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो वो दोस्तों हमारे लिए नेगेटिव है, लेकिन अगर कमज़ोर होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो आती हुई देखने को मिलेगी हमारे मार्केट्स में। सो लेट्स सी इस पर क्या रिएक्शन आता है। द नेक्स्ट इज दोस्तों FIDIs, राइट। इस हफ्ते भी अगर आप देखेंगे तो FI की तरफ से खरीदारी आई है, बट बहुत छोटी खरीदारी आई, एक्सेप्ट अगर आप देखेंगे वो जो मतलब 22 जून को अगर आप नोटिस करेंगे तो 635 करोड़, फिर 17 करोड़, फिर 1800 करोड़, इसके अलावा सेलिंग की गई, फिर 25 जून को करीबन 383 करोड़। तो 4 दिनों में मोटा मोटी दोस्तों सेलर्स ही आपको देखने को मिले। DIs लगातार बाय कर रहे हैं, बट वही बात है ना कि DIs कब तक बाय करेंगे। सवाल यही कि FIs क्यों नहीं आ पा रहे, राइट। तो FIs को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट वो नहीं आ पा रहे, आना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों रुपया नो डाउट मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। 94 के भी क्या नीचे चले जाएगा, ये अब देखने वाली बात रहने वाली है। क्या इस हफ्ते हम 93 का भी आंकड़ा देखेंगे, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों RBI ने वो जो रूल चेंज किए थे स्पेसिफिकली GSEC को लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स का आता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ऐसी चीज़ें करने का बहुत ज़रूरत है ताकि विदेशी जो निवेश है वो हमारे भारत में हमको आता हुआ देखने को मिले। देन इसके अलावा दोस्तों और अगर मैं इवेंट्स की बात करता हूँ इस हफ्ते जिसके ऊपर हमको नज़र रखनी है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑटो सेल्स। जी हाँ, ऑटो सेल्स के आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे 1 जुलाई को। कितने बढ़िया नंबर्स रहते हैं, कितना मंथली वॉल्यूम डेटा रहता है, इन्वेस्टर्स की डिमांड किस तरीके की रहती है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, 2 व्हीलर्स हो, कमर्शियल व्हीकल हो। आई थिंक इसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। प्लस मॉनसून को लेकर क्या कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के अंदर याद रखिएगा इस हफ्ते आपको मई का IIP आंकड़ा आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का लेटेस्ट बजट अपडेट है वो भी आता हुआ दिखेगा। HSBC PMI रीडिंग का आंकड़ा हमको इस हफ्ते आता हुआ देखने को मिलेगा, और हमने मॉनसून के ऊपर तो बात कर ही ली है। प्राइमरी मार्केट के अंदर दोस्तों IPO भी आपको भी चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो लिस्टिंग भी है और IPO जो भी एक्शन में आते हुए नजर आएंगे वो भी है। इसके अलावा SEZ ओवरऑल मीटिंग भी है, ये याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करता है, जिसमें मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के, तो उसके ऊपर हमको फोकस करना है। ग्लोबली अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों US नॉन फार्म पेरोल जो जॉब्स रिपोर्ट डेटा है वो 2 जुलाई को आता हुआ दिखेगा। US जून एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का भी आंकड़ा याद रखिएगा, बहुत क्रिटिकल रहता है फेड के लिए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर तो फोकस करना ही है हमको। चाइना NBS मैन्युफैक्चरिंग PMI का आंकड़ा आएगा 30 जून को, और की सेंट्रल बैंक सिग्नल जैसे फ्लैश इन्फ्लेशन रीडिंग फ्रॉम द यूरो जोन और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जून मीटिंग मिनट्स भी हमको आता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल ग्लोबली क्या हो रहा है ये आई थिंक हमको फोकस रखना है। बट जैसे मैंने कहा मार्केट्स के लिए इस हफ्ते उतने बड़े इवेंट्स नहीं है, एक्सेप्ट कि हाँ US और ईरान के बीच में क्या आगे प्रोग्रेस होती है या फिर ये डीरेल होता हुआ नजर आता है मार्केट्स के लिए क्रिटिकल, वो होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।